सुनो बेटा, इससे जो पहले वाला वीडियो था, उस पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक बार दोबारा सुन लेते हैं। ठीक है, मैं जैसा कि आपको बता चुका हूं, वेक्टर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वेक्टर्स में जो चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा वो आपके इन फ्यूचर बहुत काम आएंगी, ये याद रखना। ठीक है, इन फ्यूचर का मतलब मोस्टली तुम्हारे डेरिवेशन वाले पार्ट में या फिर न्यूमेरिकल वाले पार्ट में यहाँ वेक्टर्स का यूज होगा। फिजिक्स में एक दो ही ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटीज होंगी जो वेक्टर्स नहीं होंगी, जो हम पढ़ेंगे जनरली सारी फिजिकल क्वांटिटीज वेक्टर्स होंगी, और सब वेक्टर्स क्वांटिटी है, तो वेक्टर्स की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। बिना नॉलेज के हम वेक्टर्स को स्टडी नहीं कर पाएंगे ना। तो हम लोगों ने वेक्टर्स के बारे में पढ़ा था। एक ऐसी क्वांटिटी होती है बेटा, जिस क्वांटिटी पर क्या होता है, डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, और जो क्वांटिटी वेक्टर्स के लॉ को फॉलो करे, ये तीन रूल बताए थे मैंने। इलेक्ट्रिक करंट एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, पर वो वेक्टर्स के लॉ को फॉलो नहीं करता। इसलिए इलेक्ट्रिक करंट जो है हमारी, वो एक स्केलर क्वांटिटी। तीनों कंडीशंस प्रूव सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी कोई क्वांटिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी। ठीक है, ये बात हम पढ़ चुके थे। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं एक एरो से। इसका इनिशियल पॉइंट को बोलते हैं हम टेल, और फाइनल पॉइंट को हम लोग बोलते हैं हेड। और जो एरो की लेंथ होती है उसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड, कि उसकी कितनी अमाउंट है। जैसे मैं बोल रहा हूँ एक 2 न्यूटन का फोर्स है और एक 4 न्यूटन का फोर्स है। 2 न्यूटन के फोर्स का एरो छोटा होगा, 4 न्यूटन के फोर्स का एरो उससे डबल होगा। ठीक है बेटा, ये बात हम बता चुके थे। रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट आदित्य ने क्वेश्चन पूछा है। आदित्य टाइप करा तुमने बेटा? यस सर। ये टाइप किया है। एरर्स में क्वेश्चन पूछा है। चलो मैं बोले क्वेश्चन करा देता हूँ वाला, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक, आदित्य ने क्वेश्चन पूछा है, दो रेजिस्टेंस है हमारे पास। चैट में पढ़ सकते हो बच्चे। एक रेजिस्टेंस की वैल्यू है 100 ± 3, 100 ओम ± 3 ओम। दूसरे रेजिस्टेंस की वैल्यू है 200 ओम ±4 ±4। आपको इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है एरर के साथ। ये क्वेश्चन है ना आदित्य? यस सर। इनको पैरेलल में जोड़ दिया, और पैरेलल में रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं? 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ऐसे दिया हुआ है। देखो, कभी भी अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां पर आपकी दो क्वांटिटी, कैल्शियम लेंगे तो दोनों मल्टीप्लाई होंगे, और वही दो क्वांटिटी ऊपर दोनों जोड़ेंगी। ठीक है, तो ऊपर वाली क्वांटिटी में हमारे सब्ट्रैक्शन एडिशन का रूल लग रहा है, और जो नीचे वाली क्वांटिटी आएगी एल्शियम लेंगे, उसमें कौन सा रूल लगेगा? प्रोडक्ट वाला रूल लगेगा। ऐसा कभी भी हो जाए, ना तो एडिशन वाला रूल लगाना है, ना सब्ट्रैक्शन वाला रूल लगाना है। यहां पर हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। समझ में आ रही बात आदित्य? हमें क्या करना है? इसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, अब डिफरेंशिएट करने का मतलब क्या होता है? भाई इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है मुझे, इसके रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट, इसको तीनों को आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। अब पहले सबसे पहले बात करते हैं 1/x। इसको अगर आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या है, तो इसके बारे में बात समझ आ जाएगी, है ना। x की पावर ऊपर ले जाओ, ये हो गया dy/dx। x की पावर होगी -1। कोई डाउट? पावर आगे और पावर में से एक कम, रूल लगा देंगे। -x आगे, इसमें से एक कम करेंगे तो -2। ये हमारा डिफरेंशिएशन होता है। इसका डिफरेंशिएशन हो गया x की पावर x की पावर 1/x का डिफरेंशिएशन नहीं होता है ना। इसको ले दोगे माइनस का 1/x। यहाँ तक बात समझ में आई?
यस सर। चलो अब एक और छोटी सी बात, इसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। इसको समझने के लिए थोड़ा सा डिफरेंशिएशन का नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, अगर आप डिफरेंशिएट कर रहे हो इसको, डी वाई एक्स को वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, ध्यान सुनना बेटा, आप एक्स को कर रहे हो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, वाई के रिस्पेक्ट में, और इसमें ये गिवन है कि जो एक्स है वो वाई का फंक्शन है, तो हम एक्स को कांस्टेंट नहीं मान सकते, इसका डिफरेंशिएशन जीरो नहीं होगा। इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, देखो पहले एक्स का डिफरेंशिएशन कर दो, जो भी किया था हमने, वन अपॉन एक्स का कितना आया था, माइनस का वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आया था। फिर आप एक्स का वाई के रिस्पेक्ट में करोगे, इसको हम बोलेंगे क्या, डी एक्स बाई डी वाई, डी एक्स बाई क्या बोलेंगे इसको, बात समझ में आई। आदित्य ये वाली बात समझ में आई। यस सर। पहले आप x का डिफरेंशिएशन करोगे, कितना आएगा, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, उसके बाद आप इस x का y के रिस्पेक्ट में करोगे, इसको बोलोगे dx बाई डी वाई। क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, तो अब क्वेश्चन को करना आसान हो जाएगा। आसान मतलब क्वेश्चन आपके लिए अब इजी हो जाएगा। कैसे करना है क्वेश्चन को, वो देखो। इसको डिफरेंशिएट कर दो r के रिस्पेक्ट में, यहाँ लिखोगे d बाई डी आर ओ वन अपॉन आर पी इक्वल्स टू d बाई डी आर ओ वन अपॉन आर वन प्लस d बाई डी आर ओ वन अपॉन, जैसे वन अपॉन एक्स का किया था किसके रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में, ऐसे इसका होगा। देखो वन अपॉन आर पी कितना हो जाएगा, माइनस का वन अपॉन आर पी का होल स्क्वायर इंटू डी आर पी अपॉन डी आर, ठीक, इक्वल्स टू, इसका करोगे माइनस का वन अपॉन आर वन स्क्वायर डी आर वन अपॉन सेम माइनस वन अपॉन आर टू का क्यूब इंटू डी आर टू बाई डी आर। बात समझ में आई, बोलो यस और नो। यस सर। और सब में से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लोगे सब क्या हो जाएंगे, प्लस का, ये भी प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। क्लियर है, ये देखो डी आर सब में ऐसे ही, अगर हम चाहें तो डी आर को यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, वैसे कैंसिल नहीं होते, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कैंसिल कर रहे हैं। हमने डी आर सब में से क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। इस डी आर पी को बोलेंगे डेल्टा आर पी, देखो फॉर्मूला बन गया, डेल्टा आर पी अपॉन आर पी का स्क्वायर बराबर डेल्टा आर वन अपॉन आर वन का स्क्वायर प्लस डेल्टा आर टू अपॉन आर टू। आदित्य कुछ समझ आ रहा है, क्या बन गया फॉर्मूला, ये बन गया डेल्टा आर पी। इन दोनों को जब पैरेलल में जोड़ोगे, पैरेलल में जोड़ने के बाद जो एरर आएगा उसको निकालने का फॉर्मूला बन गया। डेल्टा आरपी हमें निकालना है, आरपी की वैल्यू निकल जाएगी दोनों को पैरेलल में जोड़ेंगे तो, डेल्टा आर वन की वैल्यू 3 है, आर वन की वैल्यू 100 है, उसका स्क्वायर कर दो, डेल्टा आर टू की वैल्यू कितनी है 4, और डेल आर टू की वैल्यू कितनी है 200, उसका स्क्वायर कर दो, सोल्व कर लोगे, बोलो यस और नो, कर लोगे बेटा सोल्व इसको। अरे आदित्य बोल दो बेटा, सारे बच्चे वेट कर रहे हैं अभी। सर हम इसको नॉर्मली क्यों नहीं कर सकते? नॉर्मली क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये अबनॉर्मल है, ध्यान से देखो बोर्ड पर, इसका एलसीएम लो, वन अपॉन आर पी इक्वल टू आर वन और आर टू आ गया नीचे, ऊपर कितना आ जाएगा, यस सर। आर टू प्लस आर वन। ध्यान से देखो बेटा,
ऊपर दोनों को जोड़ रहे हैं और नीचे दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जोड़ने पर एरर के रूल अलग लगेंगे, मल्टीप्लाई करने पर एरर के रूल अलग लगेंगे, और फिर दोनों को डिवाइड कर रहे हैं तो तीनों रूल एक साथ नहीं अप्लाई कर सकते। तीनों रूल या तो हम एडिशन वाले रूल अलग से अप्लाई कर सकते हैं या फिर सब्ट्रैक्शन वाले। एडिशन सब्ट्रैक्शन के एक साथ यूज कर सकते हो आप मल्टीप्लीकेशन डिवीजन के, और मल्टीप्लीकेशन और एडिशन इनमें से किसी एक का कॉम्बिनेशन मिल जाए तब आपको वो रूल अप्लाई नहीं करना, तब आपको ये रूल अप्लाई करना है डिफरेंशिएशन वाला। बोलो बात समझ में आई नहीं आई? बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। कर लोगे ना इस क्वेश्चन को? यस सर। चलो आगे चलते हैं वेक्टर्स के अंदर। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने वेक्टर्स के बारे में डिस्कस किया था। वेक्टर्स में मैंने आपको दो टाइप के वेक्टर बनाए थे, एक था पोजीशन वेक्टर और एक था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? आरव नेहरा आप बोलोगे? रितिका आप बताओ बेटा, पोजीशन वेक्टर क्या होता है? सर जो किसी पार्टिकल की पोजीशन को रिप्रेजेंट करे। हाँ, जो वेक्टर किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को डिफरेंस करे उसे क्या बोलेंगे हम? पोजीशन वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है नेहा? सर जो वेक्टर किसी पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं? उमंग, उमंग पोजीशन वेक्टर तो ओ बी माइनस ओ ए से निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मतलब ए बी गिवन हो तो फाइनल वाले में से इनिशियल वाला सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, है ना। ये हमने पढ़ा था, सबको समझ आ रहा है बेटा? चले हम आगे, अगला सुनो, हमारा अगला आर्टिकल है। दो टाइप के वेक्टर होते हैं, एक वेक्टर जिसको बोलते हैं हम पोलर वेक्टर, और एक वेक्टर जिसको बोलते हैं एक्सियल वेक्टर। नोट करो, टाइप ऑफ वेक्टर और लिख रहे हैं, पोलर एंड एक्सियल वेक्टर। पोलर एंड एक्सियल वेक्टर नोट कर लो। ठीक है, अब आपको बताते हैं पोलर वेक्टर कौन सा है और एक्सियल वेक्टर कौन सा होता है। पोलर वेक्टर कौन सा होता है? पोलर का मतलब तो आप समझ में आ रहा होगा, पोल्स, इसके पास दो पोल होंगे, या साउथ पोल या नॉर्थ पोल, है ना। दो पोल का मतलब यहाँ पर वेक्टर्स कोई मैग्नेट तो है नहीं, यहाँ पर वेक्टर्स के पास एक इनिशियल पॉइंट है और एक फाइनल पॉइंट है। इनिशियल पॉइंट ये उसका एक पोल है, फाइनल पॉइंट उसका दूसरा पोल है। तो एक ऐसा वेक्टर जिसके पास, कौन से वेक्टर की बात कर रहे हैं? पोलर वेक्टर की बात कर रहे हैं। एक ऐसा वेक्टर जिसके पास इनिशियल पॉइंट भी हो और फाइनल पॉइंट भी हो, दोनों पॉइंट हो, ऐसे वेक्टर्स को कौन से वेक्टर बोलते हैं? पोलर वेक्टर। डेफिनेशन क्या होगी नोट कर लो, अ वेक्टर, a vector which has a vector which has initial and final point। एक ऐसा वेक्टर जिसके पास इनिशियल वेक्टर, इनिशियल पॉइंट भी और फाइनल पॉइंट, और क्या बोलेंगे बेटा इसको? पोलर। ठीक है, एग्जांपल सुन लो। एग्जांपल में जैसे आपने फोर्स पढ़ा है, मान लो ये फोर्स है ना, फोर्स है। तो फोर्स में हमारे को पता है, मैंने एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया, मुझे पता है इनिशियल पॉइंट ये है इसका और फाइनल पॉइंट ये है। और इसके अंदर एक चीज और ऐड करेंगे, और जिसके पास पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो, मतलब वो वेक्टर हमने किसी एक पॉइंट पे लगाया, वो पॉइंट हमारे पास हो, है ना। और विच हैज
अ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। दोनों में किसी तरीके से आप बोल सकते हो, या तो आप ये बोल दो बेटा इसके पास इनिशियल पॉइंट भी और फाइनल पॉइंट भी हो, या फिर आप यूं बोल दो इसके पास पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो। एग्जांपल सुन लो, जैसे फोर्स मैं बता रहा हूं आपको कैसी क्वांटिटी है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सा वेक्टर आता है? फोर्स। फोर्स पोलर वेक्टर। मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे मैंने न्यूटन लगाया फोर्स। कितने न्यूटन का लगाया? 2 न्यूटन। इस ऑब्जेक्ट पे 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, इस पॉइंट पे लगाया। तो इसके पास क्या चीज है बेटा? इसके पास एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है। जिस भी वेक्टर के पास पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो वो वेक्टर हमारा क्या कहलाता है? पोलर वेक्टर्स। ठीक है। सर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मतलब? जिस पॉइंट पर, मतलब हमें पता हो कि ये वेक्टर किसी पॉइंट पर एक्ट कर रहा है, किसी एक पॉइंट पर एक्ट कर रहा है, वो पॉइंट हमें पता हो। ऐसे वेक्टर्स भी होते हैं। उमंग बोल रहा है, उमंग। यस सर। ऐसे वेक्टर भी होते हैं उमंग बेटा, जिन वेक्टर्स के पास पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन नहीं होता, हमें पता नहीं होता कि वो वेक्टर किस पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं। जैसे अभी आगे बताऊंगा जिन वेक्टर्स को हम बोलेंगे कौन से वेक्टर? एक्सियल वेक्टर्स। फोर्स हमारे पास कौन सा वेक्टर हो गया? बोलो, फोर्स कौन सा हो गया? एक्सियल वेक्टर। वेलोसिटी, वेलोसिटी के पास इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट होता है एक्सियल वेक्टर। नेक्स्ट सॉरी, नेक्स्ट कौन सा वेक्टर आता है आपके पास? एक्सियल वेक्टर। उमंग को नोट बंद कर दो बेटा, ऑडियो ऑडियो बंद कर दो। किसी बच्चे का ऑडियो, आदित्य आपका। हम्म। अब सर सुनो, एक ऐसे वेक्टर्स जिन वेक्टर्स के पास पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ना हो, जिनके पास क्या ना हो? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ना हो, जिनके पास इनिशियल पॉइंट भी ना हो और फाइनल पॉइंट भी ना हो, उन वेक्टर्स को क्या बोलते हैं? डेफिनेशन आप लिख लोगे दोबारा। अ वेक्टर विच हैज नो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट और which has a no point of application is called axial vector। और याद रखना, एक्सियल वेक्टर हमेशा रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं? दीज वेक्टर, देखो ऊपर वाली डेफिनेशन तो नोट कर ही लोगे। दीज वेक्टर produce a rotational effect। These vectors produce a rotational effect। देखो जितने बच्चे भी क्लास के अंदर हैं, ज्वाइन हैं, पढ़ रहे हैं, मैं आपसे एक सिंपल सी लाइक रिक्वेस्ट करता हूँ बेटा, आप क्वेश्चन पूछने शुरू कर दो। क्वेश्चन जो ये नहीं कि मतलब मैं क्लास ओवर कर दिया, आपने मेरे को एक व्हाट्सएप पे क्वेश्चन दिया, वो क्वेश्चन तो ठीक है, चलो आपकी प्रॉब्लम है। क्लास में पढ़ाते टाइम क्वेश्चन पूछना शुरू कर दो। जैसे अभी एक उमंग ने क्वेश्चन पूछा, ऐसे ही आप क्लास में पढ़ाते टाइम कोई ना क्वेश्चन अराइज हो ही जाता है। अगर आप कोशिश करोगे तो बन जाएगा, नहीं बन रहा फिर भी बनाने की कोशिश करो। उससे होगा क्या कि मुझे थोड़ा सा इंटेंशन मिलेगा कि आप लोग पढ़ रहे हो, आप लोग ध्यान दे रहे हो, और आप लोगों को भी मैं अलग तरीके से और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। तो कोशिश करो कि क्वेश्चन बना लो। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन एक क्लास में हमेशा पूछा जाएगा। नहीं पूछोगे तो देखो मैंने पढ़ाना और आपने पढ़ना, पढ़ा के चला जाऊंगा, ठीक है, उसमें मजा भी नहीं आएगा आपको। कोशिश ट्राई करा करो। तो मैंने बताया कि ऐसे वेक्टर्स, ठीक है, जो क्या प्रोड्यूस करे बेटा? रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करे। जो किसी चीज को घुमा दे, किसी चीज को क्या कर दे बेटा? रोटेशन में डाल दे। उन्हीं को हम कौन से वेक्टर्स बोलते हैं? कौन से वेक्टर बोलते हैं बेटा? एक्सियल वेक्टर। ठीक है, अभी इनके नाम सुन लो, इनकी डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको बाद में दूंगा। बाद में मतलब जब ये टर्म आएंगे, जैसे एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी कौन सा वेक्टर है हमारा? एक्सियल वेक्टर। नाम एंगल से स्टार्ट होगा बेटा। टॉर्क, टॉर्क क्या है आपका? कौन सा वेक्टर है? एक्सियल वेक्टर। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। एक बात याद रखना, जब भी कोई वेक्टर रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है तो समझ लेना वो वेक्टर किस कैटेगरी में आता है? वो वेक्टर आता है आपका कौन सी कैटेगरी में? एक्सियल वेक्टर की कैटेगरी में आता है। क्लियर है बेटा? कर लोगे इस चीज को? मिटा दूं?
Yes. हाँ, यस नो कुछ तो बोल दिया करो बेटा। Yes, sir. वो जो अनम्यूट का बटन है ना, उस अनम्यूट के बटन के पास अपने हाथ रखा करो, जब भी मन करे, जब भी मैं कुछ पूछूं उसी टाइम उसको दबा दो, है ना। चलो, अब कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन है या बोल सकते हैं कुछ छोटी छोटी टर्म्स है जो वेक्टर्स के लिए बहुत जरूरी है और जो आपके इन फ्यूचर बहुत काम आएंगे। ठीक है, इन फ्यूचर काम आने का मतलब ये है कि कोई डेरिवेशन हो रहा है, उस डेरिवेशन में एक छोटा सा पॉइंट आ गया, वो हमें नहीं पता, वो वेक्टर्स से समझ में। अगर हम वेक्टर्स नहीं पढ़ते ना तो वो पॉइंट हमें समझ नहीं आएगा, साथ के साथ वो डेरिवेशन हमें क्रैम करना पड़ेगा, तो क्रैमिंग पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे आर्टिकल्स है बेटा, बहुत सारे, इतने आर्टिकल्स है 11th क्लास के अंदर कि आप पढ़ते पढ़ते थक जाओगे। तो क्रैमिंग पॉसिबल नहीं है। अब क्रैमिंग पॉसिबल नहीं है तो उसका मतलब क्या करना पड़ेगा, हमें आर्टिकल्स को रिवाइज करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, है ना। तो कुछ डेफिनेशन सबसे पहले आता है बेटा इक्वल वेक्टर्स। इक्वल, तो बताएगा क्या होते हैं इक्वल वेक्टर्स, नाम से बस समझ में आ रहा होगा। इक्वल वेक्टर्स, दो वेक्टर्स इक्वल हों। हाँ, दो वेक्टर्स जिन दोनों का मैग्नीट्यूड भी और दोनों की डायरेक्शन, वो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड और उनकी डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, उन्हें कौन से वेक्टर्स बोलेंगे, इक्वल वेक्टर्स। दोज वेक्टर्स, नोट कर लो, दोज वेक्टर्स which has same magnitude and direction। ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का क्या हो, सेम हो, उन्हें कौन से वेक्टर्स बोलते हैं, इक्वल वेक्टर। एग्जांपल देखो, मान लो एक वेक्टर आपके पास ये है ए, इसकी डायरेक्शन ये, दूसरा वेक्टर आपके पास ये बी, ध्यान से देखो दोनों की डायरेक्शन सेम है और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो ये ए और बी दोनों कैसे वेक्टर हैं, इक्वल वेक्टर। मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे इसको, वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी, वेक्टर ए बराबर वेक्टर, क्लियर है, समझ आया बेटा, नहीं है। Yes, sir. Yes, sir. दूसरा है नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, देखो नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर का मतलब क्या है कि किसी वेक्टर का नेगेटिव, बात सिंपल सी हिंदी में तो यही मतलब हुआ। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, वो आसान। मान लो दो वेक्टर्स है आपके पास, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, जैसे ए और बी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, पर इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो, इन दोनों की डायरेक्शन कैसी हो, अपोजिट हो, तो हम बोलेंगे कि एक वेक्टर दूसरे का नेगेटिव है या दूसरा पहले के नेगेटिव के बराबर। देखो ध्यान से, डेफिनेशन क्या बनेगी, दोज वेक्टर व्हिच हैज, वो वेक्टर व्हिच हैज सेम मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। वो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो पर उनकी डायरेक्शन कैसी हो बेटा, अपोजिट हो, उन्हीं वेक्टर्स को हम कौन सा वेक्टर्स बोलते हैं, नेगेटिव वेक्टर। एग्जांपल देखो, जैसे एक वेक्टर ये है ए, इसकी डायरेक्शन है लेफ्ट से राइट। एक वेक्टर ये है हमारा बी, इसकी डायरेक्शन है कहां से, राइट से लेफ्ट। दोनों का मैग्नीट्यूड, दोनों की लेंथ सेम है ना बेटा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, पर दोनों की डायरेक्शन कैसी है बेटा, अपोजिट। तो हम बोलेंगे कि ए भाई साहब बी का नेगेटिव है,
या फिर बी जो है वो ए का नेगेटिव है। कैसे लिखेंगे देखो इसको मैथमेटिकली, हम लिखेंगे ए किसके बराबर है बेटा, माइनस का बी, ऐसे लिख देंगे। ए किसके बराबर है, माइनस का बी, या फिर जो लिख देंगे बी किसके बराबर है, माइनस का ए। बात समझ में आई, समझ में आई, बात नहीं आई? यस सर, यस सर। यस सर। ठीक है, आप लोगों ने एक छोटी सी लाइन कहीं पढ़ी होगी, न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ा है? सर अपोजिट डायरेक्शन इस पे ए पे नहीं लिख सकते? इक्वल एंड अपोजिट। हाँ, ए पे लिख सकते हो। देखो इस वाले केस में ए पे अपोजिट डायरेक्शन है ना। मतलब बात छोटी सी है कि एक वेक्टर इस तरफ है तो दूसरा वेक्टर इस तरफ है। ए बी का अपोजिट है तो बी ए का अपोजिट, ठीक है। और आप लोगों को ये याद होगा न्यूटन्स का थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हो तो वो ऑब्जेक्ट आप पर रिवर्स फोर्स लगाता है। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम, पर डायरेक्शन कैसी होती है, अपोजिट। तो एक्शन तो हुआ आपका ए और रिएक्शन आपका क्या हुआ, बी। एक्शन एंड दिस वन इज द रिएक्शन। तो न्यूटन थर्ड लॉ में इस नेगेटिव ऑफ वेक्टर का परफेक्ट यूज किया जाता है ना। जैसे मान लो आपके पास कोई दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट में ही ले रहा हूं बेटा ए, एक ऑब्जेक्ट मैंने ये ले लिया बी, बी ले लो, इसको ए ले लो। बी जो है वो ए पर क्या लगा रहा है बेटा, फोर्स। उसको बोल दो F1, लगाएगा नहीं लगाएगा, बोलो यस सुनो। बी जो है वो ए पर फोर्स लगाएगा, कौन सा फोर्स लगाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। ऐसे ही ए जो है वो किस पर फोर्स लगाएगा, बी पर लगाएगा फोर्स। उसको बोल दिया हमने कितना, F2। अब देखो ए जितना बी पर फोर्स लगा रहा है, बी उतना ही ए पर फोर्स लगा रहा है। दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट, बट दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम। हम कैसे लिखेंगे इसको, F1 बराबर माइनस का F। ऐसा कभी भी लिखा जाए ना, ऐसा कभी भी लिखा जाए तो समझ लेना इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है पर इनकी डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। इसकी डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट, है ना। जैसे एग्जांपल मान लो मेरा नाम लिख दिया आपने सुमित, उसके ऊपर लगा दिया एरो बराबर, सुमित के ऊपर क्या लगा दिया आपने, एरो, ठीक है। उसके बाद यहाँ लगा दिया नेगेटिव और यहाँ पर नाम लग दिया आपने विशाल सर का, विशाल, उस पर भी क्या लगा दिया आपने, एरो। इसका मतलब ये हुआ सुमित और विशाल दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, पर सुमित की और विशाल की दोनों की डायरेक्शन कैसी है बेटा, अपोजिट। बात समझ में आई? यस सर। समझ में आई नहीं आई, है ना। यस सर। ये विशाल सर है तुम्हारे, कोई डाउट? अभी भी कुछ और हाँ टाइप सर। बचे हैं जो कि आपको कल कराएंगे हम, ठीक है। अब एक बात याद रखना, क्लास जो रेगुलर ले रहे हो क्लास मिस मत करना। वेक्टर्स अगर हाथ से निकल गए तो जिंदगी भर बिना वेक्टर्स पढ़े आप फिजिक्स नहीं पढ़ पाओगे। जितने बच्चे भी ऑनलाइन है, बाकी जो 93 13 बच्चे 80 बच्चे जो घर बैठे हैं ना, जिन्होंने वेक्टर्स नहीं पढ़े, मैं आपको डेफिनेटली बोल सकता हूँ इन बच्चों को अगर जब भी क्लास स्टार्ट होगी कुछ समझ नहीं आएगा। इनके लिए 11th क्लास एक ब्लैंक ब्लैंक पेज की तरह रहेगी, चाहे कितनी कोशिश कर ले। क्लास मिस मत करना, कोई डाउट हो तो इसमें से पूछ सकते हो, अदरवाइज क्लास फिर कल से स्टार्ट करेंगे, कल फिर हो गया, ठीक है। हमारी सर टाइमिंग सेम रहेगी। सर बोलो। सेंट्रीपिटल फोर्स भी एक्सियल वेक्टर है। सेंट्रीपिटल फोर्स, फोर्स इज ऑलवेज एक्सियल वेक्टर, चाहे वो कैसा ही हो। सेंट्रीपिटल सर फोर्स आप के अंदर जो फोर्स लगता है ना, वो फोर्स सेंटर के टुवार्ड्स लगता है। किसके टुवार्ड्स लगता है, उसकी डायरेक्शन है, उसके पास पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है एट द सेंटर। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहाँ है, एट द सेंटर।
अगर हमारे पास एक ऐसा वेक्टर मिल जाए जो रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करने के साथ साथ ना तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन रख पा रहा है, ना पॉइंट ऑफ इनिशियल, ना पॉइंट ऑफ फाइनल, उसको हम बोलेंगे कौन सा वेक्टर है? एक्सियल वेक्टर। ठीक है बेटा, Yes, sir. धन्यवाद। नाउ यू कैन गो। Bye, sir. बाय बेटा। सर जी, सर टोटल वेक्टर्स कितने होते हैं? टोटल वेक्टर्स तो बहुत सारे होते हैं, अभी आगे आएंगे धीरे धीरे। और सर जो वेक्टर होता है उसका मतलब क्या होता है? मतलब सिर्फ एक क्वांटिटी है ये? वेक्टर को हिंदी में बोलते हैं सदिश, सदिश हिंदी में लिखो। सर ये यूज कहाँ होता है? ये सब जगह यूज होता है। एग्जांपल, सदिश का मतलब होता है दिशा सहित, जिसके पास डायरेक्शन है उसको वेक्टर बोलते हैं। हर वो क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन है उसको वेक्टर क्वांटिटी। उमंग यूज पता है कहाँ होता है? नहीं पता। मान लो ये मेरा एयर फोर्स है, इस पर आप एक इस तरह फोर्स लगाते हो, इस तरह एक फोर्स आप इस पे इस तरफ लगाते हो, दो लगा दिए, कहाँ जाएगा ये एयरपोर्ट? एयरपोर्ट अपनी जगह ही रहेगा। नहीं, फोर्स लगाया चलेगा नहीं यार, मजे लेता है, चलेगा नहीं बेटा वो।